हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी वो है आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर का यह एक भयावह सच है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है। आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और फिर खुद निर्णय करिएगा कि इस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। फ्रेंड्स, जब शर्मा परिवार हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था उस समय उनके साथ उनकी बेटी रीना भी थी। रीना उस वक्त +2 पास करके नीट की तैयारी कर रही थी। मिसेस शर्मा प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और मिस्टर शर्मा प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेज। दोस्तों, मेरी उनसे कोई घनिष्ठता नहीं थी। हाँ, आते जाते नमस्ते पुरुस्ते हो जाती थी। रीना को भी मैंने आते जाते मम्मी के साथ ही देखा था। वेरी क्यूट चाइल्ड, हमेशा झुक के नमस्ते करना और हमेशा ये पूछना, आंटी आप कैसी हैं, अच्छी है ना। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों। दोस्तों, उनको आए अभी 6 महीने ही नहीं हुए थे कि एक दिन मिसेस शर्मा शाम के वक्त मेरे घर आई, बैठी, चाय वाय पी हम दोनों ने, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, मुझसे कुछ शेयर करना चाहती है, पर झिझक रही है। तो मैंने उनसे कहा, मिसेस शर्मा आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा, यस डॉक्टर जोशी, मुझे आपसे थोड़ा अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने कहा, क्यों बुरा मानूंगी, मेरी भी तो बेटी है, मैं भी माँ हूँ। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को कुछ भी हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि रीना बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आती है। इसने हमेशा अच्छे से पढ़ाई की, हमें कभी नहीं कहना पड़ा कि तुम पढ़ो, बल्कि हम उल्टा उससे ये कहते थे, अरे अब पढ़ाई थोड़ा कम करो, आओ हमारे साथ टीवी देख लो, थोड़ी देर बाहर टहल आओ। लेकिन आजकल इधर पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये गुमसुम रहने लग गई है। 10-15 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठती नहीं है। कभी कभी छत में चली जाती है तो घंटों छत में रहती है। और अब तो ऐसा भी होने लग गया, हम इससे कुछ पूछते हैं तो बहुत देर में जवाब देती है। और मैंने उससे जब पूछा एक दिन कि तुम्हें कोई परेशानी है बेटा, मुझे बताओ, तो कहने लगी, नहीं मम्मा कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन मुझे बहुत डर लग गया, इसलिए मैं आपके पास आज आई हूँ। मैंने कहा, आपने अच्छा किया मिसेस शर्मा, आप 1-2 दिन छुट्टी लीजिए, अपनी बेटी के साथ टाइम बिताइए। आप ये जानने की कोशिश करिए क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। अगर वो फिर आपको ना बताए तो आप प्लीज़ एक काउंसलर को दिखाइए, एक थेरेपिस्ट को दिखाइए, हो सकता है कि वो उनसे अपनी बात शेयर कर सकें। इतनी एडवाइस मैंने उन्हें दी और मैंने कहा, और मेरे लायक कुछ भी सेवा हो आप बताइएगा जो मैं आपकी बेटी के लिए कर सकती हूँ। फिर वो अपने घर चली गई। मुझे पता नहीं उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया। दोस्तों, 8-10 दिन के बाद रात को 9 बजे घंटी बजी। मैं गई गेट पे तो मिसेस शर्मा रो रही थी और कह रही थी, डॉक्टर जोशी चलो मेरे घर चलो, अब भी चलो, प्लीज़ हेल्प मी डॉक्टर जोशी, पता नहीं आज रीना अपने आप को क्या कर लेगी। तो मैं उनके साथ गई उनके घर। ड्राइंग रूम में घुसते ही नज़ारा ये था दोस्तों कि सोफ़े के पीछे एक सोफ़ा था और दूसरे एंड पे दूसरा सोफ़ा था, 5 सीटर सोफ़ा 2 एंड पे। एक सोफ़े के पीछे रीना खड़ी थी, हाथ में एक चाकू था, आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। और दूसरे सोफ़े के पीछे उसके पापा खड़े थे और पापा बार बार प्यार से उसे बोले जा रहे थे, रीना कुछ मत करना, अपने को कुछ मत करना, बेटा मैं हूँ ना, देखो तुम मेरी अच्छी बिटिया हो, रीना चाकू नीचे रख दो। और यही पॉइंट था जब मैं और उसकी मम्मी एंटर किए। अपनी मम्मी को देखते ही रीना गंदी गंदी गालियाँ देने लग गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसे ही कहा, रीना क्या हुआ बेटा। और मेरी आवाज़ सुन के हमें ऐसा लगा
जैसे वो वापस इस कमरे में आ गई हो, कहीं और थी, वापस इस कमरे में आ गई हो, और उसने कहा हाय आंटी, नमस्ते आंटी, और बहुत नॉर्मली कहा। मैंने कहा क्या कर रही हो बेटा? तब उसे होश आया कि उसके हाथ में चाकू। उसने कहा आंटी पता नहीं मेरे पास ये चाकू क्यों आया, पता नहीं क्या हुआ आंटी मुझे। खैर हमने उसको बैठाया सोफ़े पे, उसको पानी पिलाया। एक उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी फ्रूटी, उसको बहुत पसंद है फ्रूटी, एक फ्रूटी भी पिलाई। फिर वो अचानक रोने लग गई, फ्रूटी पी के बहुत रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कुछ नहीं बताया, बस उसने कहा आंटी क्या मैं आज रात आपके वहाँ सो सकती हूँ? दोस्तों ये सुनते ही मैं असमंजस में पड़ गई। एक तो किसी की बेटी, दूसरी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं। अगर मैं उसे अपने साथ रात को ले भी जाती हूँ और कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं इनको क्या जवाब दूँगी? लेकिन दोस्तों फिर एक जो डॉक्टर माइंड होता है वो थोड़ा अलग ढंग से सोचता है। मुझे ऐसा लगा अगर आज रात में इसे नहीं ले गई और इसने घर में कुछ कर दिया तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं उसे अपने घर ले आई, हमने साथ डिनर किया एंड शी स्लेप्ट वेरी वेल दैट नाइट। सुबह उठी वो बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल उसने कुछ किया हो, ऐसी बातें कभी हुई हो, ये लग ही नहीं रहा था। शी वॉज़ वेरी नॉर्मल। मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, मैं क्लिनिक जाते समय उसके घर में उसको ड्रॉप करके आ गई। फिर शायद 3-4 दिन वो ठीक ही रही होगी क्योंकि फिर उसकी मम्मी मेरे पास आई नहीं। 1 हफ्ते के बाद उसकी मम्मी खुद ही उसको क्लिनिक में लेके मेरे पास आई। रीना रोए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। मरीज की लाइन लगी थी उस दिन, काफ़ी भीड़ थी, पर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उससे कहूँ कि आप अपने नंबर का वेट करो। मैंने उसको अंदर बैठाया और सारे मरीजों से कहा कि आप लोग प्लीज़ 10 मिनट का टाइम दीजिए, ये मरीज़ को इमरजेंसी की ज़रूरत है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैंने अपना चेम्बर बंद करके उसे किसी तरह समझाया बुझाया। अकेले ही उसकी माँ को कहा आप बाहर बैठिए। फिर मैंने बहुत प्यार से उससे बातें की और धीरे 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 उसने मुझे जो बताया उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम सीज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, सीज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवा की ज़रूरत होती है और ये इलाज जो होता है लंबा चलता है। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है, अगर उचित इलाज न मिले तो मरीज़ कुछ भी कर सकता है, अपने को भी हार्म पहुंचा सकता है, दूसरों को भी पहुंचा सकता है, और हार्म ना भी पहुंचाए तो उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहती, वो हमेशा परेशान रहता है और उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान रहते हैं। खैर उसको मैंने प्यार से समझा बुझा के एक मेडिकेशन आती वो दी जिससे कुछ देर के लिए उसे राहत मिले। फिर उसको बाहर बैठाया और उसकी मम्मी को अंदर बुलाया। मैंने उसकी मम्मी को सारी बातें समझाई, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझाया और कहा कि इलाज लंबा चलता है, बीच में मत छोड़िएगा, और ये भी बताया कि 1 या 2 गोली इसे जीवन भर खानी पड़ेगी। खैर दोस्तों इलाज चला 2 साल, और 2 साल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो फिर से पुरानी वाली रीना हो गई थी और रीना अब 2 गोलियों पे आ चुकी थी। रात को उसे 2 गोली खानी थी। मैंने उसकी मम्मी को बता दिया था कि ये 2 गोली इसे जीवन भर खानी है। प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिएगा कि ये खा रही है, क्योंकि मरीज़ की टेंडेंसी होती है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, आज नहीं खा के देखो, आज नहीं खाऊंगी तो क्या होगा। या कभी-कभी मरीज़ इतनी लंबी दवाइयाँ खाते-खाते बोर भी हो जाता है, तो भी लापरवाह हो जाता है। तो हमारे फील्ड में दोस्तों हम मरीज़ के घर वालों से ज़रूर कहते हैं कि ये आपको देखना है कि दवा मरीज़ ने ज़रूर खाई हो। अब 2 साल के इलाज में माँ ने पूरा जैसा-जैसा मैंने कहा वैसा किया। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो ज़्यादातर घर वाले थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। दवा तो वो ले जाती रही, पर शायद उनकी मम्मी ने ये नहीं देखा कि वो दवा बीच-बीच में छोड़ रही है। इसी बीच रीना की शादी पक्की हो गई
लड़का सरकारी जॉब में था। तो रीना की मम्मी ने क्या कहा रीना से कि रीना, अब तो तुम ठीक हो गई हो, बहुत दवा खा ली, अब रहने दो, अब छोड़ दो, अब तुम अपनी नई ज़िंदगी अच्छे से बिताना, भूल जाओ ये सब, और वहाँ भी किसी को मत बताना। दोस्तों, ये सब बातें तो मुझे बाद में पता चली, जो मैं आपको ये अभी बता रही हूँ। रीना की शादी हो गई, 1-2 महीने सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद दोस्तों फिर से पुराने लक्षण आने लग गए। रीना गुमसुम रहने लग गई, बात बात में अपने परिवार वालों से नाराज़ हो जाती, पति को गाली देती, किसी किसी दिन तो उन्होंने अपनी सास का गला भी पकड़ लिया। दोस्तों, रीना के पति बहुत परेशान हो गए। वो उसे लेके न्यूरोसर्जन के पास गए। पहले न्यूरोसर्जन ने तो देखते ही, उसकी बातें सुनते ही कह दिया कि ये तो साइकियाट्रिक केस है, आप प्लीज़ किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। वो मनोचिकित्सक के पास ले भी गए। मनोचिकित्सक ने उन्हें 10 दिन की दवा दी और कहा कि आप इनके घर वालों को बुला के लाओ, यानी कि मायके वालों को बुला के लाओ, मुझे इनकी हिस्ट्री चाहिए। ये बीमारी ऐसी है जो आज एक दिन में नहीं होती या 1 महीने में नहीं होती। तो दोस्तों, उनके पति गए मिसेस शर्मा के वहाँ और उनसे कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनकी मम्मी को बुला के लाओ। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी मेंटल पेशेंट थोड़ी है, तुम्हारे वहाँ जब शादी हुई उसके बाद से ही मेंटल पेशेंट हुई है, तुम लोगों ने टॉर्चर किया होगा, मैं क्यों जाऊँ? मेरी बेटी, शी इज़ अ ग्रेजुएट, शी इज़ अ PhD, शी इज़ नॉट अ मेंटल पेशेंट। आप तो ये ज़बरदस्ती मुझे घसीट रहे हो। आप अपने करने का जो भी है अंजाम वो मुझ पर डाल रहे हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, आजकल वैसे ही लॉज ऐसे हैं कि सब डरे हुए रहते हैं लड़कियों से, बहुओं से। रीना के पति भी डर करके घर आ गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए। उन्होंने कहा कोई हिस्ट्री नहीं मिली, मम्मी आने को तैयार नहीं है। तो चलो, साइकियाट्रिस्ट को जो भी समझ में आया उन्होंने उसे दवा दी। ये तब की बात बता रही हूँ जब रीना अपने ससुराल में थी, दूसरे शहर में थी। धीरे धीरे वो ठीक हो रही थी। 1-2 महीने उसके पति ने अपने हाथों से रीना को दवा दी, वो फिर ठीक होने लगी। लेकिन सिंस उनके पति की जॉब शिफ्ट ड्यूटी वाली थी, हर समय वो ये देख नहीं पाते थे कि रीना को दवा पेट में गई या नहीं गई। और फिर वही हुआ जो रीना ने पहले किया, उसने दवा छोड़नी शुरू कर दी। और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। दोस्तों, पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। जब ये खबर उसके घर में पहुंची तो कोहराम मच गया। रीना की माँ गई ससुराल उसके, वहाँ उसने जानबूझकर ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि मेरी बेटी को मानसिक रूप से कमज़ोर इन लोगों ने किया, वो कभी ऐसी थी ही नहीं कि आत्महत्या करे। और दोस्तों, पता है उस समय भी उसके ससुराल वालों को ये पता ही नहीं चला कि इसका पहले से कोई इलाज चल रहा था। कैसे पता चलता? कोई कॉमन फ्रेंड्स थे नहीं, शहर अलग थे। खैर, जिस लड़की की शादी मैंने अटेंड की, उस लड़की की अर्थी उठते हुए भी मैंने देखी। क्योंकि दोस्तों, रीना की मम्मी के साथ मैं ही गई उसके ससुराल। फिर अंतिम क्रिया जब हो गई, मैं और रीना की मम्मी वापस लौट आए। अब रीना तो जा चुकी थी, अब तो वो वापस नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे अपने झूठ बोलने का गिल्ट उसकी माँ को अंदर ही अंदर खाते गया और वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही थी। उनको तो देख के ऐसा लगता जैसे उनको जीने की कोई चाह ही नहीं है। मजबूर होके उनके हस्बैंड को
उनके लिए एक नर्स रखनी पड़ी जो दिन भर उनका ख्याल रखती, खाना टाइम से खिलाती, उन पर नज़र रखती कि वो कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले। और दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद वो ये शहर छोड़ के ही चले गए। उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फ्रेंड्स, अब आप ही सोचिए, इस आत्महत्या का ज़िम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से इस आत्महत्या का ज़िम्मेदार रीना की माँ ही है। दोस्तों, जो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, इस केस में अनजाने में ही उसने अपनी बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये मैं जो वीडियो बनाया मैंने, ये सबकी अवेयरनेस के लिए है। अगर किसी के घर परिवार में ऐसा केस हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, पहली बात तो ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, डॉक्टर के कहे अनुसार कराइए। जब तक डॉक्टर कहता है कि दवा खानी है, आपको खानी है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लड़की या लड़का जो भी हो, उसकी शादी करने की हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप कभी शादी कर भी रहे हो तो प्लीज़ लड़की वाले या लड़के वालों को बता करके करिए। और अगर नहीं भी हो रही है शादी तो कोई बात नहीं, ऐसी शादी किस काम की जहाँ सब परेशान हो और किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। फ्रेंड्स, एक आत्महत्या वो होती है जहाँ हमें पता नहीं रहता कि हमारे पास आसपास जो व्यक्ति है उसके मन के अंदर क्या उथल पुथल चल रही होती है, कल वो क्या करेगा ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन ये आत्महत्या तो ऐसी थी कि इसमें घर वालों को सब कुछ पता था, खाली एक छोटी सी झूठ, छोटी सी भूल ने सबका जीवन तबाह कर दिया। फ्रेंड्स, जानबूझ के कभी भी अपनों को इस अंधी गली में किसी को भी नहीं जाने देना चाहिए। रीना की जान बच सकती थी दोस्तों, ज़रूर बच सकती थी, अगर उसकी मम्मी ने छोटा सा झूठ नहीं बोला होता, अगर रीना की मम्मी ने उसके पति को बता दिया होता, साइकियाट्रिस्ट के पास जाती, फिर से ट्रीटमेंट अच्छे से स्टार्ट किया होता, निगरानी में रखती, तो फिर वो ठीक हो सकती थी दोस्तों। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस आत्महत्या के जिम्मेदार कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।